गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग गुप्ता ऑफिशियल। जैसा कि आपको पता है, इस समय आरआरबी जेई टॉपर की सीरीज चल रही है। उसी बीच में हाल ही में सेलेक्ट हुए हैं आरआरबी प्रयागराज जोन से सचिन कुमार शर्मा जी, जो आपके बिहार से रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो सचिन जी, आपको आपकी पहली सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद सर। अ, बहुत सारी चीजें पूछेंगे, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि लास्ट एक वीडियो में कंट्रोवर्सी हमारे साथ हो गई थी। बहुत बच्चे कह रहे थे फेक वीडियो है। तो क्या 2024 में पास आउट हुआ डिप्लोमा का स्टूडेंट 2025 में नौकरी ले सकता है? जी सर, ये पॉसिबल और प्रैक्टिकली मैं आपके सामने इसका जीता जाता सबूत हूँ। मैंने 2024 में ही डिप्लोमा कंप्लीट किया हूँ और इस साल 2025 में मैंने आरआरबी प्रयागराज में सेलेक्ट हुआ हूँ मैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये कोई मिथ नहीं है। तो एक प्रूफ तो मैं पहले भी दे चुका हूँ, दूसरा प्रूफ सचिन जी आप लोगों के सामने है कि हाँ, एक साल के अंदर नौकरी ली जा सकती है। और आरआरबी जेई जैसे वैकेंसी जो 5 साल में केवल एक बार आती है, पंचवर्षीय योजना के तहत आती है, उसमें भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इस बार कोई कमेंट ये मत करना कि यार फेक वीडियो है, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ज्यादा धांधलीबाजी मचाई थी। साथ ही साथ सचिन जी को काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें बताएंगे। तो धीरे धीरे सब चीज पूछते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहेंगे। कहाँ से हैं आप, कहाँ से कॉलेज वगैरह किया, डिप्लोमा वगैरह आपने कहाँ से और कब किया? तो सबसे पहले मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा है। मैं बेतिया जिला बिहार से रहने वाला हूँ। मैंने अपना 10th 2021 में कंप्लीट किया था, जिस समय कोरोना चल रहा था, उसको मैं कोरोना वॉरियर हूँ। और 10th के बाद ही मैंने डिप्लोमा 2021 से 24 में कंप्लीट किया जीपी मुजफ्फरपुर से, जो कि बिहार का एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। एंड देन सडनली मेरा लक बहुत अच्छा था कि जैसे ही कॉलेज डेज कंप्लीट हुआ, आरआरबी का वैकेंसी आया एंड मैंने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी उसी समय से। एंड इस साल मैं सेलेक्ट हो गया सर। तो तो जिस दिन रिजल्ट आया, आपको पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया आरआरबी जेई में, कितनी बार रोल नंबर चेक किया होगा आपने? सर, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है। एक तो पहली बार जब रिजल्ट आई थी, तो उस समय एक दो बार में तो लिंक खुल नहीं रहा था। सो मैं काफी डर गया था कि लग रहा था कि क्या हो गया, मेरा रिजल्ट शो क्यों नहीं कर रहा। तो उस बार फिर रिजल्ट आया और सब लोग खुश, सभी लोग खुश। मैंने तो सारे अपने दोस्तों को भी बता दिया था, रिलेटिव्स को भी बता दिया था और स्टेटस भी, व्हाट्सएप स्टेटस भी अपडेट कर दिया था। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, अभी स्टेटस को 24 घंटे भी नहीं हुआ था, एग्जाम कैंसल। सो जितनी भी खुशियां, एक्साइटमेंट था, सो सब मायूसी में बदल गया। और उस समय मतलब एक काफी सेटबैक सा लगा था कि वापस से फिर से यही चीज करना पड़ेगा। लेकिन पहले से पढ़ा हुआ था, तो वापस एक दो दिन में कमबैक किया। वापस से पढ़ाई स्टार्ट की, पिछली एग्जाम में जो कमियां थी, जो भी गलतियां की थी, उसको देखा, उसको सुधारा। इस जो बीच में 30 दिनों का समय मिला दोबारा एग्जाम में, उसको सुधारा और वापस से एग्जाम दिया और पिछले बार से ज्यादा अच्छा किया। तो काफी अच्छा लगा। तो आंसर की तो एग्जाम के 3 4 दिन बाद आया, तो आंसर की से ही लग गया था कि हाँ हो जाएगा। लेकिन फिर एक और सेटबैक तब लगता है जब फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर हुआ था उनका रिजल्ट आता है, तो उसमें पता चलता है कि 15 क्वेश्चंस कैंसिल हो गए थे। तो ये इस चीज को लेके काफी ज्यादा नंबर होते हुए भी एक मन में डर सा बैठ गया था कि कहीं हम लोग के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो एट द एंड सब अच्छा हुआ। रिजल्ट आया, मात्र 10 ही क्वेश्चन एलिमिनेट हुए, जो कि मैंने तो खैर सारे जो एलिमिनेट हुए सब सही ही मारे थे। और आंसर की में गलत थे, तो मेरे जो भी रॉन्ग थे उसी में से माइनस हुए। तो मेरे लिए एक पॉजिटिव साइड ये रहा और रिजल्ट अच्छा रहा। और इस बार सब अच्छा रहा सर, सभी लोग खुश हैं। स्कोरिंग क्या रही आपकी? प्री में कितनी स्कोरिंग थी? मेंस में आपकी मेरिट इंडेक्स में कितना नंबर आया? बी में मैंने सर आउट ऑफ 170 स्कोर किया था और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 80 हुआ। एंड मेंस में जब एग्जाम जो कैंसिल नहीं हुआ था उसमें मैंने 113 स्कोर किया हुआ था। एंड जो दूसरी बार एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें मैंने 107 स्कोर किया। एंड आफ्टर वो मैट्रिक इंडेक्स वो 118 गया मार्क्स, लाइक 700 प्रोरेटेड पहुंच स्कोर। गया होगा ना मेरिट इंडेक्स में? मेरिट इंडेक्स 908 है। अच्छा, 900। रॉ मार्क्स, रॉ मार्क्स 110। देन प्रोरेटेड स्कोर 118 एंड मेरिट इंडेक्स 908। आपको पता है मैं कहाँ से हूँ? आप भी बिहार से ही है सर, इतना पता है मुझे। गलत पता है। आप जिस जोन में सेलेक्ट हुए हैं उस जोन से हूँ मैं, आरआरबी प्रयागराज में सेलेक्ट हुआ है, ओ, सिलेक्शन हुआ है आपका। मैं यही प्रयागराज से हूँ।
माय गुडनेस, कभी अगर प्रयागराज हुआ आना तो खैर वहां तो आना ही है, कभी आपसे क्या, जरूर अब मिलूंगा। यही रहना है आपको। कहना है सर। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं तैयारी को लेकर कि आरआरबी जेई, अब बच्चे आरआरबी जेई प्री की ओर फोकस कर रहे हैं। कुछ जीएस में कंफ्यूज हैं, कुछ साइंस में कंफ्यूज हैं, कुछ मैथ्स को लेकर कंफ्यूज हैं, रीजनिंग में टाइम टेकन हो जा रहा है, तो पूरी एक स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। ओके सर। तो स्टार्टिंग विथ मैथ्स। तो मैथ्स में होता क्या है कि बच्चे यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करते हैं, मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ा हूँ। ठीक है। तो मैंने बैच लिया हुआ था, पर सिंस वो बैच काफी लेट स्टार्ट हुआ, जिस वजह से वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो एट द एंड मुझे यूट्यूब पे ही शिफ्ट होना पड़ा। तो जब मैं यूट्यूब पे गया तो वहाँ मोस्टली सीजीएल के कंटेंट पड़े हुए हैं। जो भी कंटेंट है मैथ्स के, वो जो भी टीचर्स पढ़ाए हुए हैं, कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन सीजीएल्स के, जो कि आरआरबी जेई का लेवल का नहीं है, इससे टफ है, तो उतना नीडेड नहीं रहता है। तो मैंने जो आरआरबी जेई के पीवाईक्यूज को एनालाइज किया, इसी के लेवल के, मैंने एक दिन में एक सब्जेक्ट को कवर किया, एक दिन में एक सब्जेक्ट का एक जो चैप्टर होता है, जैसे मैथ्स का, एक दिन में नंबर सिस्टम कवर कर लिया, एक दिन में परसेंटेज कवर कर लिया, एक दिन में एवरेज कवर कर लिया, और मैं लेक्चर देखता था 2 ढाई घंटे का मैराथन बस। उसके बाद पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिया उसी के, दैट्स इनफ। साइंस की बात करूं तो साइंस मैंने यूट्यूब पे राधिका मैम से पढ़ा है। वहाँ A to Z सीरीज है एक सीजीएल का, मैंने उसी को कंप्लीट किया। 2 3 साल पुराना वो वीडियो है, लेकिन कंटेंट काफी अच्छा है। और वीडियो बस देखा, और पीवाईक्यूज बस आरआरबी के जो डेडिकेटेड पीवाईक्यूज थे, जो भी वो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जेई हो, बस मैंने वहीं लगाया, कोई एडिशनल क्वेश्चंस कुछ नहीं। और टॉकिंग अबाउट जीके जीएस, तो जनरल अवेयरनेस में मैंने स्टैटिक जीके पढ़ा। स्टैटिक जीके मैंने पीडब्ल्यू की एक मैम थी उनसे पढ़ा। पॉलिटी पढ़ा सौरभ सर से, जो कि अन अकेडमी के टीचर हैं। और जियोग्राफी पढ़ा भी मैंने, जियोग्राफी भी सौरभ सर से ही पढ़ा। और रही बात करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत से बच्चे छोड़ के जाते हैं, मैंने नहीं छोड़ा। लास्ट के एग्जाम से 10 दिन पहले 2 घंटे का एक मैराथन देख लिया, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, बस उसी वीडियो को 2 3 बार पढ़ लिया, उसका जो पीडीएफ था, दैट्स इनफ। बहुत चुन चुन कर चीजें आप लोग आप ले आए, जीएस कहीं और से, जीके कहीं और से, और करंट अफेयर्स का पूरा मैराथन, रीजनिंग का पूरा सिस्टम सब अलग अलग है, तो इतना सब मेहनत कैसे, कहाँ से पता चलता है कि ये इन्हीं से पढ़ लूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा। सर ये सब चीजें बहुत सी एक्सप्लोर करने के बाद पता चलता है, बहुत से टीचर्स का वीडियो देखने के बाद, पीवाईक्यूज लगाने के बाद। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ इनसे ये पढ़ लो, इनसे वो पढ़ लो। 1 2 दिन बाद, 1 2 दिन तक आदमी यूट्यूब पे भटकता है, फिर पीवाईक्यूज को देखता है, फिर देखता है कि हाँ किस लेवल के, किस मतलब एग्जाम के लिए कौन से टीचर ज्यादा अच्छे हैं, और मेरे एग्जाम के लिए कौन से टीचर अच्छे रहेंगे, जो मैं कम टाइम में ज्यादा एफर्ट लगा सकूं, क्योंकि टाइम कम था, सो मुझे कम टाइम में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था। तो इस वजह से सर। आप बोल रहे हैं पीवाईक्यू लगा रहे, पीवाईक्यू कौन सी बुक से लगा रहे थे आप। पीवाईक्यू मैंने यूथ का जो एई जेई का बुक था, वो सबसे पहले मैंने एसएससी जेई के पीवाईक्यूज लगाए थे, हम्म। टेक्निकल के लिए। हम्म। उसके बाद मैंने यूथ का जेई लगाया। और फिर मैंने यूथ का एई में से कुछ कुछ चैप्टर जो सब्जेक्ट से, लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, रेलवे इंजीनियरिंग हो गया, ब्रिज इंजीनियरिंग हो गया, ये सब मैंने बस किया था। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने यूथ जेई से, एई से क्वेश्चंस नहीं लगाया था। और रही बात गेट ईएससी के क्वेश्चंस, तो मैंने एक भी क्वेश्चंस गेट ईएससी के नहीं लगाए, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन आरआरबी पूछता ही नहीं है। पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन जरूरी होता है। यस सर, रिवीजन के लिए रिवीजन क्या बहुत। स्ट्रेटजी अपनाई आपने। रिवीजन सर, मैंने तो पहले तो आपको शुरू में सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाना होगा, उसके बाद आप रिवीजन पे उतरते हो। कमांड बनाने के बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना होगा, फिर शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो। सो रिवीजन के लिए मैं डेली 2 से ढाई घंटे में, मेरे पास शॉर्ट नोट्स मैंने बना लिया था पीवाईक्यूज को एनालाइज करके। 2 से ढाई घंटे में मैं 2 सब्जेक्ट्स टेक्निकल के डेली कवर करता था। और उसके बाद 1 घंटे मेरे को लगते थे एक नॉन टेक सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने में। हम्म। डेली का मेरा यही शेड्यूल था, 2 सब्जेक्ट नॉन टेक, टेक्निकल सॉरी, और एक नॉन टेक। उसके बाद दिन भर मेरे पास टाइम फ्री रहता था, मैं एक मॉक लगाता था डेली, और पीवाईक्यूज जो बुक से सॉल्व करना है बस वही। आपके जो फ्रेंड सर्किल है उनके भी सिलेक्शंस हो गए, उनके नाम और डिपार्टमेंट आप बता दीजिए एक बार। मेरा मेरा एक और दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, जिसका नाम हितेश बर्नवाल है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से ही है। उनका सिलेक्शन कहाँ हुआ है।
इसका सिलेक्शन सर आरआरबी बिलासपुर में हुआ है। और और बस हम ही दोनों का हुआ सर, हमारे बैच और किसी का नहीं हुआ। ठीक है। तो ये बताइए, उनका भी एक साल के अंदर ही सिलेक्शन हुआ है? सर हम दोनों सिंस एक ही बैच के हैं, तो एक ही साल में होगा दोनों का। तो क्या खाया जाता है कि जिससे एक साल के अंदर सिलेक्शन ले लिया जाए? कुछ स्पेशल नहीं सर, नॉर्मल डाइट जो कुछ, हाँ ये है, कुछ बाहर का नहीं खाना है, हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। डेली 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना है। इतना भी ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है कि शरीर थक जाए, दिन में नींद आए। लाइट खाना है, मेडिटेशन करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। यही तो मेंटेन नहीं होती कंसिस्टेंसी, उसके लिए कुछ बताइए। हाँ तो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि डेली आप एक शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। हाँ होता है कि एक दो दिन टूटेगा जरूर आपका, कंसिस्टेंसी एक दो दिन बिगड़ेगा, लेकिन आप कितना जल्दी कम बैक करते हो ये आपकी काबिलियत है। कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं है कि मैं भी रोज कंसिस्टेंट रहा हूँ कि हाँ ये कर लेता हूँ, कल वो कर लेता हूँ, ऐसे वैसे नहीं। मेरा भी कंसिस्टेंसी एक दो दिन फ्लो टूटता है, लेकिन वापस से कैसे मैं कम बैक कर लेता हूँ, अपने जो ओरिजिनल जो रास्ता है मैं उस पर कैसे आ जाता हूँ, ये एक बड़ी बात है। एमसीक्यू कब से लगाना चाहिए, सब्जेक्ट समाप्त करने के बाद या पूरा सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद, या कैसे कब स्टार्ट करनी चाहिए? सर एमसीक्यू ऐसा है कि जब आप पढ़ रहे हो उस समय भी आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चंस लगाने होंगे, बहुत ज्यादा नहीं। जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस। फिर जब आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो कुछ थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। और एक बार जब आपके सारे टेक्निकल्स कवर हो गए, फिर आपके पास तो बहुत सारे बुक पढ़े हुए हैं, टेक्स्ट बुक पे आप मॉक लगाओ, उसके क्वेश्चंस लगाओ या फिर एजेई लगाओ। अगर आपके पास, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने ईएससी गेट के क्वेश्चंस नहीं लगाए। टाइम है अगर आपके पास बहुत ज्यादा तो आप लगा सकते हो, लेकिन पहले जो बेसिक्स है उसको कवर करना है, उसके बाद आपको गेट ईएससी पे जंप करना है। ठीक है। तो नए बच्चे अगर आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए क्या उपाय है? जो भी नए बच्चे अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी टीम ने मिलकर एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ है, इंजीनियर्स ज्ञानशाला, जिसके थ्रू आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको जो भी डाउट्स होगा आप हम लोग से पूछ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। वहाँ हम लोग रेगुलर अपडेट डाल लाते रहेंगे, जो जिससे आप लोगों की आगे मदद हो सके, आइदर रिगार्डिंग एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर जो भी स्टेट एई जेई एग्जाम्स है, उसके थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी। और हमारी टीम जो भी है सब ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन पाया है और सभी अच्छे रैंक से स्कोर, मतलब सिलेक्शन पाए हैं। सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट करता है तैयारी के दौरान, यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए? सर ये भी थोड़ा सा, सोशल मीडिया की बात करूं तो मैं शुरू में यूज करता था, जब तक मैंने पूरा रिवीजन स्टार्ट नहीं किया था। तो शुरू शुरू में जब मैं पढ़ता था, ऑनलाइन क्लासेस कर रहा था जब, तब मैं 10 से 15 मिनट टाइमर लगा के, मैंने फेसबुक भी यूज किया है, इंस्टा भी यूज किया, यूट्यूब भी यूज किया, शॉर्ट्स देखता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये सब कुछ नहीं देखता हूँ। मैंने इंस्टा भी देखा है, फेसबुक भी देखा है, स्नैपचैट भी यूज करता हूँ हम्म। और यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी देखा है, लेकिन सब लिमिटेड क्वांटिटी में। इंस्टा पे मेरा 10 मिनट का टाइमर लगा रहता था, फेसबुक पे भी 10 मिनट का टाइमर लगा रहता था, स्नैपचैट पे 5 मिनट का टाइमर, और यूट्यूब पे जो दिन भर मोबाइल में मैं आधे घंटे का टाइमर लगा के रखता था। और वीडियोस लेक्चर की बात करूं तो मैं लैपटॉप से देख लेता था। सो टाइमर का यूज करके आपको जो भी यूज करना है करो। एक बार आपका टाइमर खत्म, उसके बाद दिन में ओपन नहीं करना है, ये आपको अंदर से खुद से डिटरमाइंड रहना है। चलिए। तो जो लड़के सोशल मीडिया एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करते हैं, वो ध्यान रखिए कि मोबाइल में फंक्शन आते हैं जो 10 मिनट 15 मिनट का आप बैरिकेडिंग लगा सकते हो, उसके बाद अपने आप एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। कुछ ऐसे एप्लीकेशन आते हैं थर्ड पार्टी, आप लोग को यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा, जिनसे कंट्रोल नहीं होता है। टेलीग्राम एक नया सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसपे पढ़ाई को लेकर काफी हेल्पफुल रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम टेकन भी है। कुछ बच्चे वहां पे डिस्कस करने बैठ जाते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा उनका टेलीग्राम वॉच टाइम चलता है। तो टेलीग्राम का क्या, कितना यूज करना चाहिए, क्या यूजफुल है या नहीं है? ये टेलीग्राम सर बहुत यूजफुल है। टेलीग्राम मैंने दो चीज के लिए यूज किया। एक तो पढ़ने के लिए, जो भी पीडीएफ चाहिए, जो भी टीचर्स के, आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। हम्म, कोई भी टेलीग्राम के किसी भी ग्रुप डिस्कशन में आपको इंडल्ज ही नहीं होना है, हम्म। क्योंकि वो वहां आपको जैसे कोई एग्जाम गड़बड़ हो रहा है उसमें आपको डिस्कस करके कुछ एट द एंड मिलने वाला है नहीं। सो आपको जो कंटेंट लेना है आप वहां से कंटेंट लो। मैं पहला पढ़ता था और दूसरा मौज मस्ती के लिए एनिमे देख लिया करता था टेलीग्राम से बस। हम्म। नहीं दूसरा तो कोई भी ग्रुप डिस्कशन में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं कि चैनल्स केवल ज्वाइन करो, ग्रुप्स ना ज्वाइन करो?
यस सर, बस जो चैनल जहां से आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है बस उसी को, अदर कोई भी ग्रुप डिस्कशन में आपको जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो आप ही कुछ चैनल का नाम बता दीजिए, मतलब दो तीन चैनल जो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो। जैसे सर मैंने परनराज भाटिया सर अन अकेडमी के जो टीचर है उनको कनेक्ट किया हुआ था, फिर से सिमरन मैम को कनेक्ट किया हुआ था, हम्म। फिर से सर सौरभ कुमार पांडे सर उनको कनेक्ट किया हुआ था। मैथ्स के लिए सर मैंने रंकर गुरुकुल जी के सर एक धर्मेंद्र धाकड़ नाम के सर टीचर हैं, उनका हाँ धर्मेंद्र डागर, उनका हाँ। 28 दिन 28 वाला उसी से मैं मैथ्स कंप्लीट किया हूँ। सो वहाँ उनका चैनल मैंने कनेक्ट किया हुआ था। और एक दो टीचर्स है जिनका जहाँ से मुझे बुक्स डायरेक्टली मिल जाते थे, जो कि डेडिकेटेड कोई चैनल्स थे जो कि बुक्स प्रोवाइड करते थे, मैंने उसका चैनल ज्वाइन किया हुआ नाम था बता ताकि बहुत दीजिए, ज्यादा। बच्चे भी आ जाएंगे वहां से। नाम जैसे एक सर एक बुक डॉट पीडीएफ करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जो भी आपको टेक्निकल बुक्स चाहिए होता है वहां से मिल जाता है, या फिर जिस समय जिस तरह का रिक्वायरमेंट रहता था ज्वाइन किया, कंटेंट लिया, चैनल लीव किया, उसके डिस्कशंस में इंडल्ज ही नहीं होना है। हाँ, एक जिन सुपर कोचिंग है, उनका भी मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया रखा हुआ है। संदीप सर जैनी उनका भी ज्वाइन किए रखा हुआ है। जिन बच्चों का आरआरबी जे मेंस में नहीं हुआ, जो आपके साथ थे कंपटीशन में, उनको क्या संदेश देंगे आप? सर मेरे बहुत से दोस्त भी ऐसे हैं जिनका एक दो नंबर से रह गया है, उनको यही बोलूंगा कि गाइस आप लोग कंसिस्टेंट रहो। एक दिन अगले इस बार फिर से वैकेंसी आने वाली है, अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि लास्ट टाइम आपने क्या गलती की हुई थी, जिसका जिनका एक दो नंबर से छूट गया है, आप लोग ये देखो कि आप लोग एक दो नंबर वो कौन सी गलती की है, और इस बार बाउंड्री पे नहीं रहना, इस बार आपको बाउंड्री से बहुत दूर रहना है। और जिनका मतलब अच्छे से जो नहीं पढ़े थे वो अच्छे से पढ़ के और इस बार अपना 100% दो। तो जो बच्चे आरआरबी एसएससी, क्योंकि एसएससी का फॉर्म भरा जा चुका है, अक्टूबर में एग्जाम है, आरआरबी का आने वाला है, अभी आया नहीं है, बट जैसा आज पर गवर्नमेंट ने कहा है कि वैकेंसी देगा, तो दोनों की एक साथ तैयारी करें कि अभी एसएससी फोकस करें? सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि एसएससी और आरआरबी इसमें दो तीन अ, अ, ये बनते हैं, दो तीन सिनेरियो। क्या बोल रहे हैं, सिचुएशन बनते हैं इस केस में। पहला पहला वो कैंडिडेट कि जो सिर्फ आरआरबी को डेडिकेटेड है, दूसरा वो कैंडिडेट जो सिर्फ एसएससी को डेडिकेटेड है, और तीसरा वो कैंडिडेट जो दोनों खोज रहा है। तो पहली बात करूं मैं आरआरबी जेई वाले एस्पिरेंट्स को, जो कि मैं खुद था, मैंने भी शुरू से अपना गोल रखा हुआ है कि एक साल में मैं आरआरबी जेई कर सकता हूं। तो आपको पहले तो जो भी सब्जेक्ट्स है आपको आरआरबी के सिलेबस उसको बस लाइट पढ़ना है, जो भी हर टॉपिक को पढ़ना है, और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उसमें आपको मास्टर नहीं बनना है किसी भी सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है, बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, जो बड़े बड़े फॉर्मूलेज हैं उसको स्किप कर देना है, क्योंकि उतने बड़े क्वेश्चंस आरआरबी पूछती नहीं है। क्वेश्चंस आरआरबी के बहुत ही सिंपल सिंपल रहते हैं, लेकिन जो भी टॉपिक्स है सबसे रहते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक्स में मास्टर नहीं बनना है। दूसरा कंडीशन, जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, सो आपको तो गेट के भी क्वेश्चंस लगाने होंगे, ईएससी के भी क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्योंकि एसएससी जेई इज मच टफर देन आरआरबी जेई। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने दोनों के पीवाईक्यूज लगाए हैं। तो मैंने ये कंक्लूड किया हुआ है कि आपको एसएससी जेई के लिए तो आपको गेट ईएससी के क्वेश्चन लगाने होंगे, सिर्फ ए जेई से नहीं बात बनने वाली है। और जो बच्चे दोनों के कर रहे हैं, आप फिलहाल अभी आरआरबी एसएससी जेई अभी एग्जाम आने वाला, अभी आप एसएससी पे फोकस करो। जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं कुछ एसएससी से हटके, लाइक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, तो खैर एसएससी जेई में भी अब पूछ रहा है, लेकिन आरआरबी में थोड़ा डिटेल्ड है, ऑटो कैड हो गया, ब्रिज हो गया, टनल हो गया, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के भी कुछ क्वेश्चंस 2019 में पूछे हुए थे। तो आप अगर दोनों को कर रहे हो तो फिलहाल आप एसएससी पे जेई पे ध्यान दो, और एक बार जब आपका एसएससी जेई हो जाए उसके बाद आप इन चार पांच सब्जेक्ट्स जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप एक महीना में इजिली कवर कर सकते हो। जो बच्चे एसएससी जेई आरआरबी जेई को लेकर कंफ्यूज है, मैं बता दूं, सबसे पहले आप एसएससी के पीवाईक्यू और आरआरबी जेई के पीवाईक्यू लगा लो। वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्टैंडर्ड पे हो। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा मेहनत करने पे ये एग्जाम तो मेरा निकल जाएगा, उसको टारगेट बना लो। पहले टारगेट क्लियर होगा तो रास्ता अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कितनी मेहनत करनी है। और एक फार्म आ रहा है, ये भी भर दो वो भी भर दो, ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होने वाला, बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका गोल क्लियर है, जिनके टारगेट क्लियर है, वो जल्दी सिलेक्शन ले रहे हैं। आपके सामने एग्जांपल है सचिन जी, इसके पहले भी कई इंटरव्यूज आ चुके हैं और बहुत अच्छा गाइड किया इन्होंने।
आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि सचिन जी की वो कौन सी लाइन आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, या जो टिप्स उन्होंने दिया कि ये सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ लो, कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा, वो कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ सचिन सर और उनकी टीम्स के साथ जुड़ने के लिए जो उनका चैनल है इंजीनियर ज्ञानशाला, उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ। चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना ब्रदर, और लगातार उनसे जुड़े रहना, क्योंकि आपको सही गाइडेंस वहाँ पे अवेलेबल मिलती रहेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आपको। आइए जल्दी इलाहाबाद में आइए, मिलता हूँ आपसे मैं, क्योंकि मैं तो इलाहाबाद में ही हूँ ना। जी जरूर सर। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करना मत भूलिएगा, जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।